नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न शहर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा की इतिहास और इतिहास का हमारा अध्याय 4 औद्योगिकीकरण का युग चल रहा था। हमने लेक्चर 1 में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 भी ऐसे पढ़ोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। पर इसमें पढ़ोगे क्या क्या वो देखते हैं। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। अब यहाँ पे देखो, वाष्प शक्ति हमने देखा कि भाप वाले इंजन आना शुरू हो गए, स्टीम इंजन आना शुरू हो गए। तो जो भाप के इंजन है वो ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे या हाथ की शक्ति, मतलब जो हाथों से काम करने वाले मजदूर है उनकी ज्यादा वैल्यू रहेगी, वो देखेंगे। फिर देखेंगे मजदूरों की जिंदगी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो प्रौद्योगिकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है समय के साथ, उसका क्या प्रभाव मजदूरों के जीवन पे पड़ता है। फिर उपनिवेशों में औद्योगिकरण। अब जहां जहां पे उपनिवेश हमने देखा 1730 के करीबन इंग्लैंड में शुरुआत हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जहां जहां उपनिवेश है उन उपनिवेशों पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत, बुनकरों का क्या हुआ। अब ये बुनकर कौन है और कहां से लिंक करके बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको पूरा लेक्चर देखना ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार लेक्चर को। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ जाना हम लोगों ने। स्टीम इंजन आते हैं और हम लोग देखते हैं कि 320 या 321 के अराउंड क्या है स्टीम इंजन या जो भाप वाले इंजन है वो रहते हैं इंग्लैंड में। उसमें अलग अलग उद्योगों में कहीं 80, कहीं 9, कहीं 10, कहीं 15 इस प्रकार से इंजन लगे हुए हैं। तो अब वहां पर वो इंजन आने के बाद क्या होता है कि लोगों के जो रोजगार उसमें गिरावट होती है। ये बात हमने देखी है कि प्रौद्योगिकी में सिर्फ जो लोग काम कर रहे हैं वो 20% लोग काम कर रहे हैं, पर फिर भी धीरे समय के साथ क्या है, रोजगार में गिरावट होती है। तो अब यहां पे बात ध्यान रखिएगा, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं। श्रमिकों की बहुतायत का मतलब है श्रमिक बहुत ज्यादा है, मजदूर बहुत ज्यादा है, पर गिरावट किस में है, रोजगार में। रोजगार नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, आज मान लो कि मैं किसी फैक्ट्री का मालिक हूं, मुझे पता है कि मुझे जो मजदूरों को जो पैसा देना है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए ही देना है, 10,000 से ज्यादा नहीं देना। पहले मेरे पास कितने मजदूर काम करते थे, 10 मजदूर काम करते थे, तो मैं सबको 1,000 रुपए दे देता था। पर अब मजदूर और भी मेरे पास रोज काम मांगने आते हैं और काम मांगने आते हैं, तो अब मैंने मजदूर कितने कर लिए, अब 5 और बढ़ा दिए, टोटल 15 मजदूर मैंने कर दिए। अब 10,000 में से 15 को देना है तो 1,000 रुपए से तो कम दूंगा ही ना, 1,000 रुपए से तो कम दूंगा। तो जब जब क्या होगी, मजदूरों की बहुतायत होगी तो वेतन गिर जाएगी। जब जब मजदूरों की बहुतायत होगी तो क्या हो जाएगा, वेतन गिर जाएगा। तो अब वहां पर क्या है, मजदूरों की जो संख्या है, श्रमिकों की जो संख्या है वो बढ़ रही थी, परंतु रोजगार उतना नहीं था। अब क्या है, अब ये चैलेंज है लोगों के पास कि भाई या तो आप कम में काम कर लो, नहीं तो करो ही मत। क्योंकि जो मालिक है वो तो ये बोलेगा, भाई देख 800 रुपए दूंगा एक दिन के, लेगा क्या। बोले नहीं साहब, 800 क्या 1500 मिलते हैं एक दिन के, तो 800 में क्या होता है, ठीक है तू मत कर, दूसरा करेगा। क्योंकि मुझे भी एक टाइम ये बात पता है कि बहुत से मजदूर लाइन में खड़े हैं, कोई ऐसा भी मिलेगा जो 500 में भी काम कर करके चला जाएगा। तो जब जब बहुतायत होती है तब तब क्या है, वेतन गिर जाता है। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहां उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। अब ये बात समझिएगा, हमने मौसमी बेरोजगारी पढ़ रखी है, अर्थशास्त्र में हमने मौसमी बेरोजगारी पढ़ी। मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, मतलब किन किन मौसम में क्या होता है कि लोगों के पास रोजगार होता है और बाकी फिर वो पूरे बेरोजगार रहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे जो ऊनी वस्त्र बनाते हैं, ठीक है, वो उनके पास बहुत काम रहता है, सर्दियों में जब वो बनाएंगे बेचेंगे वो बहुत काम, पर उसके अलावा फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। और कोई दूसरा है, वो एक सीजन में एक समय में काम करेगा पर दूसरे समय में क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। उसी प्रकार से इंग्लैंड में या और जगह है जो ऐसे उद्योग है जहां पर मौसम के हिसाब से क्या उत्पादन में घटना या बढ़ना हो रहा हो, मौसम के हिसाब से हो रहा हो, सीजन के हिसाब से हो रहा हो, तो वहां पर क्या है, जो मालिक है वो किसको, मजदूर को रखना पसंद करता है, ना कि मशीनों को। जैसे इंग्लैंड में क्रिसमस के समय में क्या है, काफी काम बढ़ जाता है और बहुत काम, कुछ ऐसे समय आता है जब काम बहुत हाई लेवल पीक पर होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखा जाता है। फिर वो जब काम की वैल्यू डिमांड गिरती जाती है तो लोगों को हटाना पड़ता है। अब यहां पर ये बात समझिएगा, मौसम के साथ, मौसम का मतलब यहां पे नहीं है सर्दी गर्मी, ये मतलब एक सीजन होता है ना, भाई इस सीजन में खूब कमाई होगी। जैसे कि मान लो आज इंडिया में उदाहरण दूं, दिवाली का समय है, होली का समय है, ईद का समय है, इन समय पे क्या है, मार्केट में बहुत भयंकर भीड़ रहती है। अब भयंकर भीड़ रहेगी मतलब मुझे पता है कि लोगों को क्या है, ज्यादा ज्यादा रोजगार देना। जैसे मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं रक्षाबंधन का। हमारे देश में रक्षाबंधन हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो रक्षाबंधन हम लोगों ने सेलिब्रेट करते हैं, ये जो राखियां हम लोग पहनते हैं, हमारे सिस्टर्स हमें पहनाती, वो राखियां घरों पर बनती है।
किसी ना किसी के घरों पे बनती है। अब उन लोगों के पास उस समय काफी क्या है, रोजगार हो गया है राखी। ये कब से होगा भाई, मान लो अगस्त में अगर राखी आ रही है तो हद मार करके मई जून में, मई जून जुलाई, ये 3 महीनों में राखियां बनवाई जाएगी। मई जून जुलाई और हद मार करके अगस्त, 4 महीनों में काम रहेगा, बाकी 8 महीने वो क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो आप समझ रहे, मौसम का मतलब यहां पे सर्दी गर्मी से नहीं है, मौसम का मतलब या सीजन का मतलब यहां पर ऐसा है कि जब बहुत गजब की बिक्री होने वाली हो तो उस समय क्या है, मजदूर बढ़ा दी जाते हैं। अब यहां पर मजदूर इसलिए रख रहा है क्योंकि जो मशीन लेकर के आ गया, मैं अगर मान लो मैं मालिक हूं, मैं एक मशीन लेकर के आ गया और मशीन 1 लाख रुपए की आई और मुझे पता है मैं साल के 4 महीने इस मशीन से काम होगा, तो कोई मतलब नहीं, मशीन को तो वापस बेच भी नहीं सकता क्योंकि पता है अगले बार 4 महीने के लिए वापस खरीदनी पड़ेगी। पर मजदूरों को क्या है, मजदूरों को 4 महीने में काम करवा लूंगा और 4 महीने के बाद उनको बोल दूंगा कि भैया आप काम नहीं है, अब आप चले जाओ, आप और कोई दूसरा काम ढूंढ लो। तो इसलिए जहां पर मौसम के हिसाब से उत्पादन घट रहा है या बढ़ रहा है, उस हिसाब से क्या है, मशीनों की ज्यादा तुलना किसकी है, मजदूरों को बेहतर माना गया है और मजदूरों को रखा गया है। जैसे कि यहां पे मैंने आपको मजदूरों की तस्वीर दिखाई है। मशीनों एक किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बना सकती है, ये बात आप क्लियर कट करके रखे चलिएगा। जो वर्त उत्पादन की हम लोग लास्ट लेक्चर में भी बात करते आए, मास प्रोडक्शन, वृहत उत्पादन या मास प्रोडक्शन क्या है। देखो, मास प्रोडक्शन के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, मशीनों का इस्तेमाल। मशीन क्या है, मशीन क्या है, मशीन एक टेक्नोलॉजी तो है। मशीन को क्या है, हमने फिट कर दिया कि देख तुझे ये काम करना है, देख तुझे ये काम करना है। ओके, जैसे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चा हो तो उसको अकल नहीं है, उसको अकल नहीं है क्या करना है क्या, पर उसको जब उठते हम बोलते हैं बेटा देख सुबह पहले उठते ऐसे जे करा करो, ठीक है, फिर जो भी अपने घर में बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करा करो। हमने बच्चे के दिमाग में फिट कर दी, वो उतना ही करेगा जितना हम बोलेंगे, चरण स्पर्श करा करो बड़ों के, बस। फिर अब वो चरण स्पर्श भागता भागता कर करके चले जाए, कैसे भी कर करके चले जाए, फिर वो चरण स्पर्श करके भग जाएगा। मतलब क्या है, हमने उसके दिमाग में बात उठा दी, देखो बेटा सुबह पहले उठते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी बड़े हैं आपके घर में उन सबके क्या करना है, चरण स्पर्श करना है, भगवान के आगे हाथ जोड़ने हैं। ये मतलब आपने उसके दिमाग में एक बात फिट कर दी, वो इसके अलावा दूसरा काम करेगा ही नहीं, वो इसके अलावा आपके दूसरा काम करेगा ही नहीं। अगर आपने बोल दिया कि बेटा अपने घर में जितने भी बड़े हैं उन सबके चरण स्पर्श करा, कल को मान लो मौसी आई है, वो सबके चरण स्पर्श करके चल जाए, मौसी देखती रह जाए, बोले नहीं मौसी के लिए तुमने बोला ही नहीं, बोला आपने बोला था ना कि अपने घर वालों के करना है। मतलब क्या है, मैं सिर्फ यहां पे एक बात समझाना चाहता हूं, हमने जो बात एक फिट कर दी ना, वो वही काम करता रहता है बच्चा। उसी प्रकार से मशीन को भी हम एक ही आदेश दे देते हैं कि भाई तुझे क्या करना है, कार बनानी है, तुझे क्या करना है, बाइक बनानी है, तुझे क्या करना है, सिलाई करनी। एक काम फिक्स कर दिया, उसके अलावा वो कुछ ही नहीं करी, और जैसी क्वालिटी हमने उसको दी है वैसी क्वालिटी पे वो करता जाएगा। एक और उदाहरण लो, कार्ड की प्रिंटिंग करवाने जाते हैं, शादी के कार्ड की, शादी के कार्ड की जो प्रिंटिंग होती है उस पर जो, जैसे मान लो कि आज कोई पर्सन है, उसने पूरी डिटेल दी कि भाई हमारे कार्ड में ये सारी जानकारी आपको लिखनी, वो सारी जानकारी लिखने के लिए जो मशीन में पूरी पहले टाइप करेगा, उसको छपाई के लिए वो करेगा और फिर छाप करके देगा। अब उससे आप 500 1000 जितने छपवा लो, वो सेम टू सेम ही देगा, अलग नहीं देगा, अलग नहीं देगा, सेम टू सेम ही देगा। तो मशीनें क्या है, मशीनें एक किस्म के उत्पाद बड़ी संख्या में, और बड़ी संख्या की जब बात हो रही है दैट इज द वृहत उत्पादन या मास प्रोडक्शन होता है। मतलब मशीनों का एक ही सबसे बड़ा फायदा यह है कि मास प्रोडक्शन करने में, अगर आपको एक ही चीज बनानी है और बड़ा उत्पादन करवाना है तो उसके लिए मशीनें बढ़िया हैं, पर अगर आपको एक एक चीज में अलग अलग बारीकी दिखानी है, बेहतरीन काम करना है, तो उसके लिए मजदूर ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाजार में बारीक डिजाइन और खास आकारों वाले चीजों की मांग थी। देखो अब बाजार में डिमांड किसकी है, बारीक डिजाइन और खास जो विशेष आकार की चीजें होती हैं। आपको मैं कहता हूं भारत है, भारत की जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथों से जो हस्तकला जिसे हम लोग बोलते हैं, जो भारतीयों की, वो बहुत बेहतरीन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या पहले भी एक उदाहरण दिया था कि पुष्कर में जब पुष्कर मेला लगता है, अजमेर से 14-15 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे जो फॉरेनर्स आते हैं वो यहां से सामान खरीद करके ले जाते हैं। वो एक एक मतलब आप उनकी कलाकारी देखिएगा साहब, वो छोटी सी चीज पे बेहतरीन चीज बना देते हैं। ये काम मशीन नहीं कर सकती, ये काम कौन कर सकता है, मजदूर या जो मानव है वो ही कर सकता है। आपको अगर वहां पे वो 10 चीजें दिख रही है ना, तो इसमें कुछ अलग पैटर्न होगा, इसमें कुछ अलग पैटर्न होगा, इसमें कुछ अलग पैटर्न होगा, पर यही काम मशीन कर रही तो 10 के 10 एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या है, जो मांग है बारीक डिजाइन, बिल्कुल जो बारीक डिजाइन है उसकी है, जो विशेष आकार वाली चीजें हैं उनकी है,
और हम तो इंडिया वाले तो फिर भी देखते रहते हैं, अच्छा अच्छा ऐसी चीजें नॉर्मल है हमारे लिए। पर जो फॉरेनर्स होते हैं ना, ये यूरोप के साइड के लोग बहुत अचंभित करते हैं, अरे यार ऐसा कैसा बन गया। तो जो विक्टोरिया कालीन के समय के लोग थे, जो विक्टोरिया के समय के जो लोग थे, वो भी उस समय बहुत इन चीजों को बेहतरीन पसंद करते थे। वो चाहते थे कि क्या हो, बारीक डिजाइन वाली चीजें हो, विशेष आकार वाली चीजें हो। जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, हम पढ़ते आए ना, कुलीन वर्ग के लोग रह रहे हैं वहां पे, पादरी और कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो रईस है, अमीर है, वो इन्हीं चीजों की डिमांड करते हैं। भाई चाहे थोड़ी सी महंगी मिल जाए पर बारीक डिजाइन वाली बहुत बेहतरीन चीज मिले लोगों को, मतलब ऐसा लगे यूनिक है, एंटीक है ये चीज। तो ऐसा हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। देखो परिष्कार का मतलब क्या है, एक रिफाइनमेंट, बिल्कुल रिफाइंड है, बिल्कुल मतलब एक एक उसमें छोटी से छोटी भी चीज करी गई ना, वो हाथों से करी गई, हाथों की कारीगरी है, रिफाइन है वो, बिल्कुल कहीं उसमें कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। सुरुचि, बिल्कुल एक एक्सपर्ट, आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ वो काम हुआ है, तो परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता है। उसकी उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनकी जो फिनिश है वो अच्छी होती थी। अब जैसे आप यहां पर ये देखो, ठीक है, इनमें आप कोई भी जो हैंडीक्राफ्ट चीजें, जो हाथ पे चीजें, अगर आप कभी कोई साड़ी खरीदने गए हो, ठीक है ना, हर बार सोचोगे कि सर लड़कों वाले उदाहरण देते हैं, मैं आज एक लड़कियों का भी उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मदर के साथ या किसी के साथ आप कभी साड़ी खरीदने गए हो, तो साड़ी में क्या होता है कि ये देखा करो कि वो दुकानदार भी क्या करेगा कि एक बिल्कुल नॉर्मल है वो कम में देते, पर एक पे बहुत बारीकी से कोई बॉर्डर डिजाइन कर रखा हो, ओके, बॉर्डर डिजाइन कर रखा हो, बीच बीच में बिल्कुल ऐसे फ्लावर से बना रखे हो, उनके ज्यादा लेगा। वो क्या बोलेगा, देखो मैडम कारीगरी देखो, हमारी कारीगरी के पैसा है मैम, कारीगरी का पैसा। तो ये जो बारीक डिजाइन वाली चीजें हैं उनकी ज्यादा वैल्यू रहती है। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है वहां उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना पसंद करता है। 19वीं सदी के अमेरिका में यह स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई भी कमी नहीं थी। तो देखो जहां पर मजदूरों की कमी है वहां तो वो मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर तो ऑप्शन नहीं है भैया, हम दो ही चीज कर सकते हैं, या तो मशीन गहन पूंजी वाली, गहन पूंजी का मतलब है गहन पूंजी तकनीक बोलते हैं, तो गहन पूंजी तकनीक का मतलब है ज्यादा ज्यादा मशीनें लगा दे, और गहन मजदूर तकनीक जब बोलते हैं तो हम ज्यादा ज्यादा मजदूर लगा दे, दो से काम करवा सकते हैं। काम तो भैया दो से ही हो सकता है। तो अब क्या है, जहां पर मजदूरों की कमी है वहां पर मशीन ज्यादा ज्यादा लगाएगी, और ये जहां पर मजदूरों की कमी कहां पर है, अमेरिका में, पर ब्रिटेन में तो है ही नहीं। और ब्रिटेन में अगर कमी है तो उपनिवेशों से उठा करके या वहां पर माल बनवा लेंगे, नहीं तो वहां से मजदूरों को उठा करके अपने देश में ला करके काम करवा लेंगे। अब आते हैं मजदूरों की जिंदगी। ओके, मजदूरों की जिंदगी में क्या है कि जिस प्रकार से अब आप देख रहे हो बहुतायत हो रही है, वेतन गिर रहा है, और वेतन गिर रहा है मतलब उनकी आय कम हो रही है, और हर इंसान कम आय पे तो काम करना पसंद नहीं करता। अब जब ये बात तो हुई कि बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, तो वो क्या हो रही है, जो लोग हैं, जो मजदूर है, वो गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं कि यार हम भी वहां फैक्ट्री में जाकर के काम कर लेंगे, हम भी उस फैक्ट्री में जाकर के काम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं मजदूरों की जिंदगी। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। देखो अब कहां पे नौकरी मिलने की संभावना, शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उनमें जो नौकरी मिलने की संभावना है, कोई भी काम मिलने की संभावना किस पर है, यारी दोस्ती। भाई कोई मेरा दोस्त रहता है, मैं उसको फोन करूंगा, अरे यार भाई काम दिलाना वहां पे। या कोई कुनबे कुटुंब, कुनबे कुटुंब मतलब मेरे परिवार रिश्तेदार के कोई लोग रहते हैं। आज भी आप देख लो, कोई मुंबई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, तो वो पहले बात करता है, अरे यार भाई कोई काम नजर में है क्या, यार काम बताना यार, मुझे वहां काम करना है, ये है वो। तो किसी ना किसी जान पहचान के द्वारा ही लगते हैं, ठीक है। फिर वो अपने मालिक को जाकर के बोलेगा, साहब ये मेरा भाई है, ये काम कर लेता है, आप इसे लगाओ ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जान पहचान से ही काम बनता है। आहिस्ता बसेरों में रुकते थे जो लोग, अब वहां जा रहे हैं, अब वो शहरों में गए क्यों है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो अब जाते ही तो वहां बिल्डिंग महल तो खड़ा नहीं कर देंगे, तो अब वो क्या है, जो सरकार द्वारा अस्थायी बसेरे, या आप भारत में भी देखोगे रेन बसेरा बना हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप तस्वीर देखो, ये एक रेन बसेरा है जहाँ पे जो गरीब या जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं वो उनमें रुक जाते हैं, और वहाँ पर उनको सरकार की तरफ से सुविधा प्रदान होती है, कंबल अंबल, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। यह एक अस्थायी बसेरों की तरह है। तो वो अस्थायी बसेरों में रुकते थे और अपनी रात गुजारते, क्योंकि हफ्ता भी लग जाता था काम मिलने में, महीने भर भी लग जाता था, बहुत टाइम लग जाता था। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन पर ही निर्भर नहीं होती थी। तो मजदूरों की आमदनी सिर्फ वेतन की वे कितना देंगे उसी पर निर्भर नहीं होती। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो रोजगार की अवधि, कितने समय तक मजदूर काम करेगा, और कितने समय तक मजदूर काम करता है। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया, मतलब वो कितने दिन काम करते हैं, उस हिसाब से उनकी डेली जो वेजेस है कि एक दिन का इतना देंगे। मतलब आपकी एक दिन की जो आय है, एक दिन की जो इनकम है, दैनिक का मतलब है डेली, जो डेली इनकम है वो इस बात पे निर्भर करती है कि आप लोगों ने कितने दिन काम करा है,
कितने दिन काम करा, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उस हिसाब से फिर हम लोग एक दिन की लगाएंगे कि अच्छा इसने इतना काम करा है तो इसको इतना दो। तो रोजगार की अवधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी, और ये 19वीं शताब्दी की बता रहा है, जब क्या है बिल्कुल 10% जो आबादी है शहरी आबादी निहायत गरीब थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब हो क्या रहा है, मजदूर तकनीक या पूंजी तकनीक। पूंजी तकनीक का मतलब है मशीन, या तो मशीन या मजदूर, आपको एक चीज तो चुननी पड़ेगी। अब जहां जहां पर मजदूरों से काम करवाया जा रहा है वो तो बहुत बढ़िया बात है, पर जहां जहां पर जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आई, और मैं आपको हमेशा कहता हूं प्रौद्योगिकी आना, टेक्नोलॉजी आना अगर हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहा है ना, तो थोड़ा सा नुकसान भी कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है, जैसे कि पहले जैसे यहाँ पे सूत काटने वाली जो महिलाएं वो हाथों से घरों पे काट रही थी, तो बहुत लोगों की जरूरत थी। अब ये स्पेनिंग जेनी मशीन है। क्या है स्पेनिंग जेनी मशीन? स्पेनिंग जेनी मशीन है, इस पर क्या है, एक पहिया घुमाया जाएगा और वो एक ही मजदूर कर देगा, और बहुत सारी तकलियां हैं, देखो तकलियां, जो ये बहुत सारे क्या है एक साथ रोटेट होंगे और बहुत सारे क्या है धागे आपके पास आ जाएंगे। तो इससे प्रौद्योगिकी से क्या है, बहुत से लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। बहुत से लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो काम 10 मजदूर करते थे वो काम अब क्या है, एक मजदूर कर देता है, बस उसको मशीन चलाना सिखा देते हैं, उसको मशीन चलाना सिखा देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं कि मान लो हमें किसी चीज का डेटा रखना है, हम किसी ऑफिस में बैठते हैं, हमें डेटा रखना है। 20 साल 25 साल पहले की बात करता हूं, तो पहले डेटा कैसे रखा जाता था भैया, मोटे मोटे रजिस्टर बनाओ, मोटे मोटे रजिस्टर बनाओ। अब वहां पे 20 लोगों को लगाएंगे, भाई आप सिर्फ ये वाली चीज उतारना, आप ये वाली चीज उतारना, आप ये वाली चीज उतारना। अब आज के दौर में कंप्यूटर आ गए, 2 कंप्यूटर लगाएंगे, 2 लोगों को बुलाएंगे, देखो भैया ये शीट बनानी है, इस शीट में इनकी डेटा डालना है, इस शीट में इनका डेटा डालना है। 20 लोगों का काम 2 लोगों ने कर दिया। और क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से जब स्पेनिंग जेनी मशीन आई, और स्पेनिंग जेनी मशीन 1764 में आती है, आविष्कार होता है, तो जब वो आई तो काफी महिलाओं ने क्या है, बेरोजगार हो गई, और उन्होंने इन मशीनों पे क्या हमला करना शुरू कर दिया। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए। तो अब लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन और रोजगार की संभावनाएं बढ़ी और रोजगार आए। अब रोजगारों में क्या, सड़कें चोरी करना, मतलब देखो हम जब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की जब हम लोग बात करते हैं, तो औद्योगिकरण में ये नहीं कि एक फैक्ट्री लग जाना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है। होता क्या है कि किसी भी जगह पे अगर जैसे मान लीजिए कि आज मैंने यहां पर एक फैक्ट्री बना दी, एक मैंने फैक्ट्री बनाई। अब जब मैंने यहां पर फैक्ट्री बनाई है, तो अब ये फैक्ट्री बनी है, किसी ना किसी चीज का क्या करेगी, उत्पादन करेगी, ठीक है। अब ये उत्पादन करेगी, तो अब यहां पर एक फैक्ट्री बन चुकी है, तो उत्पादन करेगी। अब उत्पादन करने के बाद अब यहां पे क्या है, जो मजदूर रहेंगे, तो मजदूर रहेंगे, तो मजदूरों के लिए भी क्या है, घर चाहिए, ठीक है, मजदूरों के लिए घर चाहिए। अब घर भी बन गए, घर बनने के बाद क्या है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, स्कूल, अस्पताल, ये भी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी कोई छोटी मोटी जो दुकानें हैं, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा बाजार ही बन जाएगा। बाजार में एक क्या हुआ, फैक्ट्री लगी, मजदूर हुए, बाजार बाजार ये सब कुछ बना। अब उसके बाद धीरे धीरे फिर उसके लिए परिवहन की व्यवस्था भी अच्छी होगी, बढ़िया सड़कें बने और काम हो। मतलब एक फैक्ट्री के हिसाब से क्या हो गया, पूरा का पूरा विकसित होना शुरू हो जाएगा, विकास होना क्या है, शुरू हो जाएगा। तो अब क्या है, जब वहां पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग लग रहे हैं, तो तेजी से क्या है, विकास की गति पकड़ेंगे। सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के लिए तटबंध बनाए गए। देखो अब कितने काम हो रहे हैं, सड़कें बना दी, रेलवे बना दी, सीवर लाइन बिछाई है, ठीक है, नदियों के लिए तटबंध, बहुत से काम करे, जिससे कि क्या हो, वो जो जगह है वो भी बेहतरीन लगे और वो पूरा शहर एक साथ क्या है, विकसित होना शुरू हो जाए। यहां पे मैंने एक आपकी सड़क की फोटो दिखाई है। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई, मतलब 2 गुना बढ़ गई। 1840 में 2 गुना हुई, अब जैसे मान लो पहले जितनी भी थी फिर वापस उसकी दुगना हो जाती है। तो अब परिवहन की व्यवस्था, क्योंकि माल आएगा जाएगा, तो उसके लिए भी तो जरूरी है, ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। अब देखते हैं उपनिवेशों में औद्योगिकरण, भारतीय कपड़े का युग। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा था। देखो ये बात तो आप ध्यान रखिएगा कि हम आगे देखेंगे भी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर होते हैं हेनरी पुतलो, वो ये कहते हैं कि भारत से बेहतरीन कपड़ा
कहीं नहीं बन सकता, क्योंकि इनके बनाने की कला टेक्निक जो है बहुत बेहतर है, और भारतीय तो सबसे ऊपर रहते ही हैं। तो मशीनी उद्योग से पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं, आदि औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं हम लोग, उससे पहले के समय की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में जो दबदबा था, भारत के रेशमी कपड़ों का और सूती कपड़ों का दबदबा था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। ओके, ये बात शायद हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी है कि जो मोटा कपास था, पर यहां पे क्या है, महीन कपास है भारत में। आर्मेनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर जाते थे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मानचित्र देखिएगा। आर्मेनिया एक कंट्री है, आर्मेनिया एक देश है, ठीक है, आर्मेनिया एक देश है। फारसी या जो जिसे हम लोग पर्शिया कहते हैं, ठीक है, पर्शियन देश, या जिसे आज के रूप में आप ईरान कहते हो, वो ईरान देश है, ठीक है ना। तो आर्मेनियन देश के और ईरान देश के जो सौदागर है, अब मेरी बात सुनना, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन में नजर आ रहा है, ये कौन सा देश है, ये ईरान है, ये ईरान है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन में नजर आ रहा है, ये कौन सा देश है, ये ईरान देश है। और इसके ऊपर आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा, जो कौन सा है, अर्मेनिया है। कौन सा देश है, अर्मेनिया देश है, वो छोटा सा अर्मेनिया देश है। और ये जो बड़ा वाला आपको ग्रीन ग्रीन में देखने को मिल रहा है, ये कौन सा है, ये ईरान है, जो पहले पर्शिया था, अब क्या है, ईरान हो चुका है। तो इसके जो सौदागर है, ये दोनों सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, देखो अब मेरी बात सुनना, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, भारत में पंजाब, ठीक है, पंजाब से फिर कहां जा रहे हैं, पंजाब के से पहले पाकिस्तान, तो उस समय तो क्या था, पाकिस्तान था नहीं, तो पंजाब से फिर सीधा पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मध्य एशिया होते हुए इन रास्तों से वो क्या है, चीजें लेकर के जाते थे। तो ये मैंने आपको मानचित्र के द्वारा समझा दिया। यहां के बने महीन कपड़ों के थान ऊंटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान के पार ले जाए जाते थे। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जो महीन कपड़े थे, जो महीन कपास था हमारा, ऊंटों की पीठ पे, ये ऊंटों की पीठ, इन पे रख करके कहा पश्चिमोत्तर, ये भैया हमारा भारत, ठीक है। एक बार मान लीजिएगा आप मेरी ड्राइंग में, पश्चिम इधर वाला भाग है और उत्तर, मतलब ये वाला भाग में पंजाब की तरफ से, यहां से सीमा से पहाड़ी दर्रों का मतलब क्या होता है, पासिस, जैसे मान लो ये पहाड़ है, तो इसके बीच का जो रास्ता है, उन रास्तों से, रेगिस्तानों से किससे लेके जाए, ऊंटों की पीठ पर रख करके सामान ले जाया जा रहा है, विशेष करके जो महीन कपड़ों की थान है। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। तो पूर्व, देखो मेरी बात बहुत, पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह क्या होते हैं, पोर्ट, पतन, जैसे कि भाई ये समुद्र वाला इलाका है, यहां पर पतन होगा, पोर्ट होगा। लास्ट चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था वाले में की जीवन रेखा वाले में ये बातें हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। औपनिवेशिक समय से जो पहले के पूर्व बंदरगाह थे, औपनिवेशिक समय से पहले के औपनिवेशिक बंदरगाहों से औपनिवेशिकों ने जब आए, जो विदेशी बाहर से आए, उन्होंने अपने बंदरगाह बनाए। उनसे पहले के जो मुख्य बंदरगाह है वो कौन कौन से हैं, गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह, एक तो सूरत बंदरगाह था जिसके जरिए भारत की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो लाल सागर और भारत की खाड़ी, इनसे जुड़ा हुआ व्यापार होता था। दूसरा है कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार था। यह कोरोमंडल तट है, और यहां पर आपका कलकत्ता, मछलीपट्टनम आ जाएगा। और इनसे दोनों से एशियाई जो बंदरगाहों के साथ, जो एशिया के बाकी जो बंदरगाह उनके साथ व्यापार चलता था। भैया इधर से एशिया का जो बाकी व्यापार है वो भी चल रहा है, और इधर जो सूरत वाला है उससे भी व्यापार चल रहा है। ये मतलब जो है कलकत्ता का, सूरत का, मछलीपट्टनम का, ये औपनिवेशिक समय से पहले के हैं। ये बंदरगाह भारत में औपनिवेशिक समय से पहले के हैं। अब इनकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। और जो ये निर्यात हम लोग कर रहे हैं महीन कपास का, इसमें जो एक्टिव ज्यादा कौन है, भारतीय व्यापारी और बैंकर। बैंकरों का क्या काम है, पैसा देना। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि हमारे जो दो भारतीय हैं, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो दो भारतीय बहुत फेमस हो गए थे पैसा देने में, उनकी एक खुद की व्यवस्था थी। तो भारतीय व्यापारी और बैंकर क्या थे, सक्रिय थे पैसा देने में और व्यापार करने में। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। तो उत्पादन में पैसा लगाते थे, मतलब एक थे कि इन्वेस्टर की तरह काम कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं कि भाई हम आपको पैसा लगा देंगे, आप उत्पादन करो, फिर जो भी आए उसका प्रॉफिट हमें दे देना। चीजों को लेकर जाते थे, सामान एक जगह से दूसरी जगह, और जो निर्यातक है, जो फाइनली जिसको हमें देना है, जो आगे दे देगा उसको हम दे देते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। क्या है, अब माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागर कौन है, जो भी भारतीय है, बैंकर है। ये जो सौदागर के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से, जो बंदरगाह नगर है वो देश के भीतरी इलाकों से जुड़ा होता है। भीतरी इलाकों से जुड़ा होगा तभी तो हम बंदरगाह पहुंचेंगे। भाई सड़क से आएंगे, फिर वहां सामान होगा, फिर वो
जहाज में रख करके भेजा जाएगा। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़े खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। तो ये जो सौदागर है, ये बुनकरों को पेशगी मतलब एक तरीके से एक रकम दी जाती थी। पेशगी मतलब यहाँ पे रकम दी जाती थी जिससे वो कच्चा माल भी खरीद सके, एक तो कहते हैं ना एडवांस में कुछ देना उस टाइप में, तो वो देते थे और उन कच्चा माल खरीदते और काम कर सकते थे और अच्छा पैसा उनको देते थे। बुनकरों से तैयार कपड़े खरीदते थे और उसे बंदरगाह में बेचते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल भाव खरीद लेते थे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सिस्टम यहाँ पे क्या चल रहा है वो बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो बुनकर है, यहां पर इन बुनकरों से कौन खरीद रहा है? सौदागर खरीद रहा है। ये जो सौदागर है, अभी आप आगे थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, वो मत होना, अभी समझ लेना। एक सौदागर हमने शुरुआत में पढ़े थे आदि औद्योगिकरण वाले में, वो शहरों में रह रहे थे, उनको भूल जाओ, वो खत्म हो गया खेल उनका, पहले लेक्चर में जो पढ़ा था। अब यहां पे देखो, ये जो सौदागर है और ये जो बुनकर है, ये दोनों एक साथ ही गांव में रहते हैं, नजदीकी ताल्लुकात है या आसपास की जगह में रहते हैं, बहुत बढ़िया ताल्लुकात है इनके, बहुत बड़े संबंध है। अब क्या हो रहा है, बुनकर इन सौदागरों को कपड़ा बेच रहा है। ये सौदागर क्या कर रहे हैं, आगे ले जाकर के निर्यातक को दे रहे हैं, ये आगे ले जाकर के निर्यातक को दे रहे हैं, जो क्या है बाहर विदेशों में सामान को भेज देगा, बंदरगाहों पे ले जाकर के दे दे और वो बाद में विदेशों में सामान भेज देगा। अब हो क्या रहा है, जब बुनकर इन सौदागरों को दे रहा है तो मोल भाव कर रहा है। भाई साहब देखो, नहीं इतने में नहीं यार, इतना तो दो कम से कम, हमारी भी मेहनत होती है, बहुत मेहनत लगती है, ये वो बहुत सी बात है। अब जब ये बुनकर इनसे मोल भाव कर रहा है, ये इनसे मोल भाव कर लेगा, ठीक है, ये उनसे मोल भाव कर लेगा। तो बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। ये इनसे मोल भाव कर रहा है, ये इनसे मोल भाव कर रहा है, और मोल भाव करके एक सही जो कीमत होती थी उस पर ये माल बेच देते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने लगा था। अब 1750 के दशक तक ये सौदागरों का जो नेटवर्क था कि बुनकरों से सौदागर सामान ले रहे, वो निर्यातक को दे रहे, फिर वो विदेशों में जा रहा है, ये नेटवर्क धीरे धीरे टूटने लगा। टूटने की थोड़ा सा ये देखिएगा क्यों टूट रहा है। 1757 में प्लासी का युद्ध, 64 में फिर बक्सर का युद्ध, धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व क्या है भारत में बढ़ता जाएगा। और वो व्यापारिक तो थी, व्यापार तो करना ही था, पर राजनीतिक अधिकार भी वो लेना शुरू कर दी। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। जो यूरोपीय कंपनियां थी, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स की, इनकी जो ताकत है वो धीरे धीरे अब क्या बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। स्थानीय दरबार, भैया हमारे उस समय राजा महाराजाओं का जो राज था, तो राजा महाराजाओं से क्या परमिशन ले ली कि सर प्लीज सर, हमें थोड़ा सा यहाँ एक फैक्ट्री लगाना है सर, इससे आपके देश को ये फायदा होगा, वो होगा, हम आपको इतना टैक्स देंगे, ये देंगे सर। तो बहुत उनको मतलब बातों में फंसा लिया राजाओं को। उनसे क्या रियायतें हासिल कर ली, रियायतें मतलब छूट हासिल कर ली। ठीक है राजा, ठीक है, कर लो जाओ, फैक्ट्री लगा लो, ये काम कर लो, वो कर लो। और फिर इजारेदारी अधिकार मतलब खुद ही पूरा का पूरा उन्होंने अधिकार ले लिया व्यापार को चलाने का। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। तो जो सूरत और हुगली के जो बंदरगाह थे वो दोनों के दोनों क्या है, कमजोर पड़ गए। अभी हमने पढ़ा ना, सूरत बंदरगाह, मछलीपट्टनम और कलकत्ता में जो हुगली नदी वाला है, हुगली वाला जो बंदरगाह है वो चल रहा था, पर अब सूरत और हुगली के जो दोनों बंदरगाह है वो कमजोर पड़ जाएंगे। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। दिवालिया क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब सारा का सारा काम किसके हाथों में आ गया? कंपनी के हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के या यूरोपियन जो कंपनियां उनके हाथ में आ गया। सूरत व हुगली कमजोर पड़ गए और मुंबई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। मुंबई और कोलकाता की स्थिति सुधर गई। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। अब देखो, अब यहां से स्थिति आप समझने की कोशिश करिएगा। जो नए बंदरगाह है कौन कौन से? बंबई का और कलकत्ता का। ये किसके कंट्रोल में है? यूरोपीय कंपनियों के कंट्रोल में है। यूरोपीय कंपनियों का मतलब यहां पे ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच। पहले जो बंदरगाह का सिस्टम चल रहा था वो भारतीयों के कंट्रोल में था, पर अब किसके कंट्रोल में है? इन लोगों के कंट्रोल में आ गया। इनके कंट्रोल में आ गया तो उन्हीं की जहाजों से होता था, भारत की जहाज सब कुछ, तो जहाज वालों का भी काम खत्म हो गया। इस प्रकार से जो व्यापारी के घराने थे, जो बहुत बड़े सेट हुआ करते थे, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे थे, बुनकरों से खरीदते सौदागर और सौदागर उनको देते, फिर जहाज, खूब पैसा कमा रहे थे। इस प्रकार के व्यापारिक घराने क्या बिल्कुल ढह चुके थे, खत्म हो चुके थे। क्यों? क्योंकि अब सारा का सारा कंट्रोल किसका था? यूरोपीय कंपनियों का कंट्रोल हो चुका था। तो अब सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि सर अब बुनकरों का क्या हुआ? जो बुनकर सौदागरों के लिए काम कर रहे थे, अब उनका क्या हुआ?
अब यहां पर स्थिति को आप समझने की कोशिश करिएगा कि पहले जहां पर जो बुनकर है वो सौदागरों को सामान बेच रहा था, सौदागर उनके जान पहचान वाले हैं, उनके आसपास के गांव में या एक गांव में रहने वाले हैं, बढ़िया ताल्लुकात है, बढ़िया जीवन उनका चल रहा है, वो फिर आगे जाके निर्यातक को दे देता था, निर्यातक बेच देता, मोल भाव भी चलता था। ये सौदागर क्या है, बुनकरों का ध्यान भी रखेगा, उनको पेशगी भी देगा कि देखो भाई तुम पहले कच्चा माल खरीदो, तुम अपनी जरूरत भी पूरी करो, पूरा मतलब एक है ना फैमिली रिलेशनशिप थे, तो दिक्कत नहीं आ रही थी और भारतीय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ, जब यूरोपीय कंपनियों का अधिकार हो गया, यूरोपीय कंपनियों का अधिकार हो गया, तो जो बड़े बड़े घराने थे वो तो सारे व्यापारिक घराने ढह गए, तो बस सौदागर एक तरीके से जो है वो खत्म हो गए। तो अब कौन करेगा, अब सारा का सारा बुनकरों पर कंट्रोल किसका है, यूरोपीय कंपनियों का। तो अब यूरोपीय कंपनियां क्या करती है, तो आइए वो देखते हैं। 1760 और 70 के दशकों में बंगाल कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। देखो 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक, देखो 1764 में क्या होगा, जब बक्सर का युद्ध जीत जाएंगे तो 3 जगह, बंगाल का, उड़ीसा का और एक और है, उन 3 जगहों का क्या होगा, दीवानी राइट कौन ले लेती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। दीवानी राइट का मतलब रेवेन्यू भी हम लगाएंगे, राजस्व में वो भी हम लोग लेंगे, इस प्रकार के उसमें अधिकार आ जाते हैं। तो उस दौर में जब कलकत्ता में वहां पर पूरा अधिकार जमा लेती है, तो उससे पहले की बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं हो पाती थी। निर्यात के लिए जो निर्यात उनको करना है, जो एक्सपोर्ट विदेशों में करना है या अपने इंग्लैंड भेजना है, उसके लिए आसानी से सप्लाई नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी, पहली बात तो क्या है कि जो भारतीय बुनकर है वो बहुत मोल भाव करते थे, वो सौदागरों से, सौदागर उनसे तो बहुत हो नहीं पाता था। दूसरी बात क्या था, कंपटीशन बहुत था, क्योंकि अभी यहां पर इस दौर में, इस समय में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं है, इंग्लैंड वाले भारत में नहीं है, डच भी है, फ्रेंच भी है, पुर्तगाल भी है, ये सब है, ये सब है। तो उन सब के बीच में क्या कंपटीशन चल रहा है। पर जब उसके बाद, इस वाले दौर के बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक सत्ता तो थी, राजनीतिक सत्ता मतलब पावर उनके हाथ में आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि सप्लाई अब सही होने लग जाती है। अब पूरा का पूरा कंट्रोल इनके पास, डच फ्रेंच को हरा दिया, सब कुछ मामला सेट कर दिया, उनको भी अपने अधीन कर लिया, तो मामला बढ़िया सेट हो जाता है। बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। ये देखिए एक बुनकर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। बुनकर और सौदागर खूब मोल भाव करते थे, एक दूसरे से मोल भाव कर लिया, बोले ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया, और फिर जो सबसे ज्यादा उनके माल की कीमत लगाता था ना, उसी को माल बेचते थे, तो दोनों को फायदा, बुनकरों को भी और सौदागरों को भी। अभी तक इससे पहले का सिस्टम, इससे पहले मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक सत्ता स्थापित होगी, उससे पहले का सिस्टम देखिएगा, जहां पर बुनकर और सौदागरों के दोनों के बीच में रिश्ते बेहतरीन है, लाजवाब है, शानदार है। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित, कंपनी व्यापार अपने पर एकाधिकार। अब जब जैसे ही राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, कब होती है, 1760 1770 के दौर में जब होती है, उस समय के बाद कंपनी व्यापार पर अपना एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब मोनोपोली होता है। मोनोपोली का मतलब, एकाधिकार का मतलब है एक का ही अधिकार होगा, कोई दूसरा होगा ही नहीं, और वो एक किसका अधिकार होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी वैसा ही होगा, कोई कंपटीशन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही रहेंगे। उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। किसने कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दी। किसने कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दी। एक प्रबंधन और नियंत्रण, मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग की एक नई पॉलिसी बनाई, मैनेजमेंट करने की और एक कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की एक पॉलिसी बनाई। क्या क्या बोला, प्रतिस्पर्धा खत्म, कंपटीशन खत्म कर दो, जो भी काम है सारा का सारा माल अपने पास आए और अपन भेज दे, कंपटीशन खत्म करने के लिए करा। लागतों पर अंकुश, जो कॉस्ट पे खर्चा आ रहा है, जो लागत है, जो कॉस्ट पे खर्चा आ रहा है, उस पर अंकुश लगाओ, कंट्रोल, क्योंकि लागत कम होगी तभी तो मूल्य कम होगा, और मूल्य कम होगा तभी तो हम लोग खरीद करके बाहर विदेशों महंगे में बेचेंगे। और कपास और रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति, नियमित आपूर्ति क्या होता है, क्या रेगुलरली उनको सप्लाई होती रहे, रेगुलरली सप्लाई होती रहे। रेगुलरली का मतलब ये नहीं रोज जाए, मतलब जितनी उनकी जरूरत है उनको मिलता रहे, के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक 3 काम इसमें मुख्यतः कर रहे हैं। पहला, प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए, लागतों पर अंकुश लगाने के लिए और नियमित आपूर्ति के लिए। यह काम कई चरणों में किया गया। कौन सा काम, यह वाला जो काम है कई चरणों में किया गया। पहला, सक्रिय व्यापारी और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो अभी जितने भी व्यापारी या दलाल थे, ये व्यापारी दलाल मतलब एक तरीके से कह लीजिए, जो जितने भी अभी तक हम लोग सौदागर देख रहे थे,
उन सब सौदागरों को क्या है, खत्म कर दिया, कंट्रोल हटा दिया, और डायरेक्ट बुनकरों पे किसका कंट्रोल आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। डायरेक्ट नियंत्रण रखेगी, डायरेक्ट देखेगी कितना काम कर रहे हैं और कितना हमें दे रहे हैं। गुमाशता, गुमाशता आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हो। गुमाशता एक पोस्ट है। गुमाशता क्या है, एक पोस्ट है। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दिए। तो जो वेतन भोगी कर्मचारी तैनात करे उन्हें क्या कहा गया, गुमाशता। ये गुमाशता क्या काम करेंगे, बुनकरों पर निगरानी रखेंगे, ध्यान रखेंगे बुनकर काम करते हैं या नहीं करते। माल इकट्ठा करेंगे बुनकरों से, अच्छा भाई तूने कितना, सबके से माल इकट्ठा कर लेंगे और कपड़ों की गुणवत्ता जांचेंगे, क्वालिटी को चेक करेंगे कि भाई इन्होंने जो बनाया है वो सही तो बनाया है, क्वालिटी वाला तो बनाया, बेकार तो नहीं बना दिया। इस काम के लिए गुमाशता है। अब पहले क्या होता था, जो सौदागर था उनका बुनकरों के साथ अच्छे संबंध है, पर गुमाशता के अच्छे संबंध नहीं है। गुमाशता शहरों में रहता है, ब्रिटिशर्स का आदमी है, तो ब्रिटिशर्स की गुलामी करता है, उनसे बढ़िया तनख्वाह उठाता है, वेतन भोगी लिखा ना, वेतन लेने वाला है, वेतन को सुख भोगेगा। दूसरा काम, तो पहला काम तो क्या करा कि दलालों को उनको खत्म कर दिया और बुनकरों पर डायरेक्ट कंट्रोल, और डायरेक्ट कंट्रोल के लिए किसको अपॉइंट करा गया, गुमाशता को अपॉइंट करा गया। दूसरा काम, बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी, पेश की रकम। अब बुनकरों को यह बोला गया कि भाई तुम दूसरों के किसी को भी अपना माल ना बेचोगे, तुम किसी की भी दूसरे के साथ अपना कारोबार नहीं करोगे, उसके लिए एक पेश की रकम भी दे दी, ये लो तुम एडवांस में लो, तुम कच्चा माल खरीदो, तुम और काम करो। मतलब पूरा का पूरा एक बार लालच दिखा करके बुनकरों को खींचने की पूरी कोशिश यहां पे कौन कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। कारोबार को दूसरे के साथ, सबके साथ खत्म कर दिया और बोला सिर्फ और सिर्फ तुम किसके साथ कारोबार करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाशता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। अब देखो पेशगी की रकम ले ली। अब यहां पर हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा कि बहुत काम बढ़ गया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने इनको पेशगी दी, बुनकरों को कर्जा भी दे रहे थे, बोले लो तुम और कर्जा ले लो, और पैसा तुम्हें चाहिए वो पैसा ले लो, बहुत इनको फायदा हो रहा था। किसको, बुनकरों को बहुत अच्छा लगा। तो अब बुनकरों का पूरा जो परिवार है, पूरा का पूरा जो फैमिली है, वो किस पे काम पे लग गया, बुनकर वाले काम पे नहीं लग गया। उनके छोटे छोटे खेत थे, वो खेत भी क्या है, किराए पर दे दे, किसी ने बेच दिए, और सारा का सारा, कोई छोटा सा बच्चा है वो भी काम कर रहा है, बुनकरी का ही काम कर रहा है, कोई महिला है वो भी, कोई पुरुष है वो, पूरा का पूरा परिवार क्या है, बुनकर के काम में लग गया। शुरुआत में तो ये बहुत बढ़िया था, खूब फायदा हो रहा था, अच्छा लग रहा था, इसलिए खेत भी चले गए, कोई भी चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर धीरे धीरे जिस प्रकार से जो असली चेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी का सामने आएगा तो इनको बहुत दुख होगा और बहुत बुरा लगेगा। अब इन्होंने जो कर्जा लिया है, देखो आपने कर्जा लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी से, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी से आपने क्या करा, कर्जा ले लिया। मतलब एक तरीके से आप क्या हो, उनके बंधन में बंध गए कि अब आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। मतलब इसका मतलब यह है कि जो भी तुम माल बनाओगे वो सारा का सारा किसको बेचना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचना पड़ेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको अपॉइंट करा है, गुमाशता को। तो गुमाशता को ही माल बेचो, तुम दूसरे को बेच भी नहीं सकते हो, बेचोगे तो लाओ कर्जा चुकाओ, कर्जा चुकाने की हिम्मत है नहीं। जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। तो लालच आ गया ना, और वाह यार कर्जा भी दे रहे हैं, पेशगी आ रही, बड़ी एंजॉय करो, ले लो पैसा ले लो। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। कौन सी जमीन को भाड़े पर दिया है, खेती की जमीन को। कौन सी जमीन को भाड़े पे दिया है, खेती की जो जमीन है, भाड़ा मतलब किराए पर दे दिया, और सारा का सारा पूरा का पूरा परिवार क्या काम करने लगे, बुनकरी का ही काम करने लगे। बुनकरों और गुमाशतों के बीच टकराव। अब देखिए, अब यहां से थोड़ी सी असली फिल्म शुरू होती है कि बुनकरों की स्थिति बुरी कैसे होती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरे के पूरा मतलब एक तरीके से जाल में है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको फंसा लिया। कंट्रोल करने के लिए गुमाशता अपॉइंट कर दिए, सब बाकी सबसे कारोबार बंद करने के लिए इनको कर्जा दे रही है, पेशगी दे रही है, बढ़िया, बिल्कुल एक अच्छा एक जाल इनके लिए बिछा दिया। अब जब जाल इनके लिए बिछा दिया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बुनकरों और गुमाशतों के बीच टकराव हो रही है, गांव में, शहरों में। अब हो क्या रहा है, ये जो गुमाशता है ना, ये कहां के है, ये शहर के, और इनका मतलब किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक बंधन नहीं है, सामाजिक रिलेशनशिप नहीं है बुनकरों के साथ। पहले जो सौदागर थे, पहले कौन से, जो अभी पढ़ रहे हैं, आदि औद्योगिकरण वाले सौदागर नहीं, जो अभी सौदागर हम लोगों ने पढ़े हैं, वो सौदागर तो बुनकरों के गांव में रहते थे, बिल्कुल पर्सनल ताल्लुकात थे कि अच्छा यार ये तो जान पहचान का है। उनको कभी उनका कोई घर में काम होता था तो एक्स्ट्रा पैसे भी देते थे, कभी कम ज्यादा काम कर देते तो भी मान जाते थे, बिल्कुल एक मतलब मैंने कहा ना फैमिली रिलेशन जैसे थे। पर गुमाशता तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, काम कम है तो सजा दे रहे हैं, का पैसा काट लेते थे। तो बहुत इनकी अब टकराव होने लगी, कभी कभी बुनकर ढिशुम गुमाशता को मारते भी थे, मजा आता था।
सौदागर, देखो अब देखो सौदागर और आगे फिर गुमास्ता, दोनों के बीच में मैं आपको क्या करा रहा हूं, कंपैरिजन करा रहा हूं कि कौन क्या करता था। सौदागर बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे, बिल्कुल जो भी उनको जरूरत है, बेटी की शादी है, अच्छा अच्छा तो ये लो पैसे लो, दे देना, काम करते रहना, कटता जाएगा, कोई बात नहीं, बेटी की शादी करो, अच्छा बच्चे को पढ़ाना, ये लो पैसे। मतलब क्या है कि बुनकरों की जरूरतों को, जो भी उनकी जरूरत होती थी, सौदागर उनका ध्यान रखते थे, संकट के समय उनकी मदद भी करते थे। कोई संकट आ गया, पत्नी बीमार हो गई, बच्चा बीमार हो गया, खुद बीमार हो गया, ये ले पैसे, जा इलाज करा, कोई बात नहीं, तो उनकी मदद करते थे। नए गुमाशता बाहर के लोग थे, ये सौदागर क्या थे, गांव के लोग थे, पर्सनल ताल्लुकात थे, सामाजिक रिश्ते थे उनके साथ, और ये नए गुमाशता क्या, बाहर के लोग थे। गुमाशता दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, दंभपूर्ण मतलब बिल्कुल दबंगता वाला, और डरा धमका करके, मार पीट कर करके ऐसा व्यवहार करते थे। सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे, जो सिपाही और चपरासी किसके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको लेकर के आते थे। माल समय पर तैयार ना होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। कौन दे रहे, गुमाशता सजा दे रहे हैं। अब देखिए सजा में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या सजा गुमाशता उनको देते थे। पीटा करते थे, कोड़े बरसाया करते थे, बहुत, और कोड़े इतने बरसाया करते थे, बहुत बहुत दर्द होता था। अब यहाँ पे रिलेशनशिप देखिएगा सौदागर और बुनकरों का, और गुमाशता और बुनकरों का। ये उनको सजा दे रहे हैं, ये उनके समय पे मदद कर रहे हैं, जब संकट आ रहा है, जब मदद कर रहे हैं, ये संकट उन पे पैदा कर रहे हैं, उनको कोड़े मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। न मोल भाव और न ही किसी और को माल बेचा सकते थे। अब देखो सौदागरों के साथ तो मोल भाव भी कर रहे हैं, बुनकर मोल भाव करते थे ना भैया, बुनकर ने सौदागर के साथ करा, फिर वो निर्याता के साथ, जो सबसे ज्यादा कीमत देता था उसी के साथ होता था, तो मोल भाव भी हो रहा है, और माल किसी को भी बेच सकते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब तुम्हें माल सिर्फ और सिर्फ किसको बेचना है, गुमाशता को ही बेचना है। अब जो तुम मोल भाव भी नहीं कर सकते, जो रेट तुमको किसने बोल दी, गुमाशताओं ने बोल दी, निर्यातकों ने बोल दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दी, वही आपको मिलेगी, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। अब कंपनी से जो कीमत मिल रही वो बहुत कम थी। अब पहले तो लालच लालच में क्या करा इन्होंने कि अपने खेत भी भाड़े पे दे दिए, सब कुछ निकाल दिया, पूरा का पूरा परिवार उसी में इन्वॉल्व हो गया। तो लालच बुरी बला इसीलिए कहा जाता है। पर जो कंपनी ने कीमत दी वो बहुत कम थी, बहुत कम कीमत थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे, और जो कर्जा पर उन्होंने लिया था वो कंपनी से बंधे हुए थे, इसलिए उनकी गुलामी कर करके उन्हें काम करना ही पड़ रहा था, उनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी, और कई स्थानों पर क्या है, कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करा, और विरोध करते हुए क्या है, बुनकरों ने बगावत कर दी, और बगावत कर करके बहुत अफसरों के साथ बगावत करी, बोला गलत है, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, ऐसा करो, पहला वाला सिस्टम लागू करो। और काफी जगह पे तो क्या है, जो बुनकर होते हैं बेचारे गांव छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, और कहीं दूसरी जगह काम ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब ओवरऑल यहां पर हमें यह बात देखनी कि बुनकरों की स्थिति क्या है, खराब हो गई। एक स्थिति थी सौदागर वाले समय की, सौदागर वाला जो समय है ये वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शासन नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शासन नहीं है, और जब गुमाशता वाला दौर आया है, गुमाशता वाला दौर आया है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। आप इन दोनों में तुलना कर करके देखिए किस प्रकार से शासन हुआ है। यहां पर बिल्कुल ही एक अलग स्थिति बुनकरों की थी, और यहां पर एक बिल्कुल स्थिति बेकार हो गई। अगर आपसे बुनकरों की स्थिति पर अगर सवाल पूछ लेता है तो आपको बिल्कुल डिटेल में लिख सकते हैं आप आराम से कि क्या सौदागरों की समय स्थिति थी और क्या गुमाशताओं के समय स्थिति थी। तो पर बुनकरों को काम करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने कर्जा ले रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी से। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे, उन्होंने कर्जे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। अब फिर से क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ तो काम करने से मना कर दिया, कर्जा लौटाने से इनकार कर दिया। जो कर्जे वो चला रहे थे वो कर्जे बंद कर दिए, बोले हमें नहीं करना काम, और जो भी है वो खेतों में क्या है मजदूरी करना उन्होंने शुरू कर दिया, और खेतों में मजदूरी कर करके अपना काम, अपना पालन पोषण चला रहे थे। पर अब भी बुनकरों की जो समस्या है वो समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, अभी और भी समस्याएं बुनकरों के सामने आएंगी, जो कि सच में बहुत बुरी बात है। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से क्या करा है देश पे, ब्रिटिशर्स ने देश पे किस प्रकार शोषण करा है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लो कि काफी बच्चे कहते हैं सर हमारे ये सिलेबस से कट गया, सिलेबस में से कट गया, तो अब सिलेबस में से कट तो गया, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, पर नॉलेज के लिए पढ़ लो। नॉलेज के लिए इसलिए जैसा मान लो भारत के राष्ट्रवाद में आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से भारत के लोगों के ऊपर शोषण करा, तो शोषण में आप ये स्थिति भी तो डाल सकते हो, ये भी तो हम भारत की पढ़ रहे हैं ना, ये भी हम भारत की पढ़ रहे हैं, वे बुनकरों पर भी शोषण हुआ। सामाजिक और आर्थिक शोषण में आप लिख सकते हो, सामाजिक आर्थिक शोषण में बुनकरों का पॉइंट। सिर्फ जरूरत है तो किस चीज की है, नॉलेज की, कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज होगा तो बढ़िया बात है। तो अगर आप ये देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा डीप में भी नहीं, पर एटलीस्ट आप समझ तो सकते हैं ना कि क्या स्थिति
है और किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिशर्स ने और बाकी जो उपनिवेशवाद करने वाले देश हैं उन्होंने हम पे कैसे राज करा है, हमें गुलाम बनाया। इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर है वो लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बुनकरों की और क्या स्थिति होती है और किस प्रकार से भारत पे आगे प्रभाव पड़ता है वो सभी हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।